जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये अध्याय 5 होगा आपका। 1 से 4 अध्याय जो है हमने पीछे वीडियो में पढ़ा दिया है। आप कमेंट सेक्शन में उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके तहत आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का चैप्टर का नाम क्या था आपके, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम पृथ्वी आया है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट लेते चलते हैं जिससे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर आप जानते होंगे तो आप मन में ले सकते हैं कि क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आगे बता ही रही हूँ। जीवधारी के रूप में वैज्ञानिक नाम क्या है पृथ्वी का, तो ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक नाम इसमें है ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। तो अगर आप पृथ्वी कहें या ग्रीन प्लैनेट कहें या यूनिक ग्रह कहें, यूनिक ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि 8 ग्रह जो है ना हमारे सौरमंडल में, 8 ग्रह जो है उनमें ये अलग स्थान रखता है, इसके पास अलग गुण है। इसको देखेंगे आप, इस पे जीवन संभव होने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो हमारे पृथ्वी पे क्या है, उपलब्ध है। इसलिए हम इसे यूनिक ग्रह कहते हैं, यानी कि इसमें कुछ अलग है, यूनिक है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 2/3 लगभग जो है जल से ढका हुआ है। जो ऊपर से आप देखते हैं तो ये पृथ्वी हमारी नीले रंग की दिखती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है ना हमारे सौरमंडल का, तो ध्यान रखिएगा इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज और याद रखना है आपको कि पृथ्वी जो है सूर्य से चलेंगे तो ये 3rd नंबर पे आती है, पहले बुध शुक्र, फिर 3rd नंबर पे अपनी पृथ्वी आती है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। आकार के हिसाब से पृथ्वी का नंबर क्या है, तो ये 5th नंबर पे आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3, 5 ये चीजें आपको याद रखनी है। पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो क्वेश्चन जो है बन जाते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, पृथ्वी की एकमात्र सैटेलाइट कौन है, तो चंद्रमा है। ओके, चलिए सबसे ज्यादा घनत्व किसका है ग्रहों में, तो पृथ्वी का है। ओके, आगे देखिए पृथ्वी के बारे में और जान सकते हैं कि जैसे पृथ्वी की आयु जो है लगभग कितनी है, तो 4.54 बिलियन वर्ष, यानी कि 454 करोड़ वर्ष जो है आपका पृथ्वी का लगभग वैज्ञानिकों ने आयु संभावित बताया है। ठीक है, अब ये आयु जो है कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है आपको निकाला जाता है पृथ्वी की आयु। आप सभी को पता होगा पर्वतों की जो आयु है कैसे ज्ञात करते हैं हम, यूरेनियम डेटिंग के तहत। ठीक है, जिसे आप रेडियोमेट्रिक भी कहते हैं, है ना, रेडियोमेट्रिक। ठीक है, और पर्वतों का भी आप लोगों को याद रखना है कि उनकी आयु कैसे निकालते हैं, यूरेनियम डेटिंग के तहत। ओके, और हमने वर्ष बता ही दिया कि कितने वर्ष जो है आपका पृथ्वी का वो है। अब पृथ्वी का देखिए बाद में देखेंगे बहुत सारे जो है फैक्ट है, जैसे कि पहले हम इसको किस नाम से जानते थे, पैंजिया के नाम से जानते थे। एक पैंथालासा सागर हुआ करता था, है ना, वो क्या हुआ, टूटा, फिर मतलब कि इसमें भू अवनति हुआ। ये सब चीजें हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि चैप्टर से बाहर हो जाएगा ये। ठीक है, याद रख सकते हैं। अच्छा ये भी याद कीजिएगा आप लोग कि पृथ्वी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 22 अप्रैल को जो हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के समर्थन को जो है प्रदर्शित करते हैं सभी विश्व। ठीक है, विश्व के सभी कंट्रीज जो है ये क्या करते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाकर पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करते हैं। ठीक है, उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, सबसे पहले किसने बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है, तो ध्यान रखिएगा पाइथागोरस, एक नाम है ये, याद रखिएगा पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने जो है सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी जो है गोल है। लेकिन हुआ क्या कि जब इनसे कहा गया कि आप अपना तर्क दे, सिद्ध करें कि कैसे आपने कहा कि ये पृथ्वी जो है हमारी गोल है, तो ये तर्क देने में क्या हुए, विफल हो गए, ये तर्क देने में सक्षम नहीं हो पाए। इसीलिए अब जो है क्वेश्चन जब भी देखिएगा आप पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी हमारी गोल है, तो अब मिलेंगे आपको नाम अरस्तु, है ना। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी जो है सबसे पहले कि पृथ्वी हमारी गोल है, और इन्होंने तर्क भी दे दिया था। इनकी बुक जो है आप पढ़ेंगे ऑन द हेवन,
है ना, ऑन द हेवन। ये बुक है इनकी आपकी अरस्तु की। इसमें इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है कि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। ठीक है। अच्छा, आइजक न्यूटन ने क्या कहा था? आइजक न्यूटन एक नाम है, बहुत मतलब हाईफाई नाम है एक तरह से, मतलब बहुत चीजों में इनका नाम हम लोग देखते हैं। तो आइजक न्यूटन ने ये कहा था कि पृथ्वी जो है वो ऑरेंज की तरह है, नारंगी की तरह है। अर्थ इज लाइक ऑरेंज। ठीक है। तो नारंगी के समान किसने कहा था? तो आइजक न्यूटन ने कहा था। कुछ चीजें हैं, ये सब याद रखनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो अब पूछा जाए कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने बताया है? तो ऑन द हेवेंस बुक में आपके अरस्तु ने बताया है। ठीक है। पाइथागोरस जो थे ना, वो तर्क नहीं दे पाए थे, जबकि उन्होंने अरस्तु से पहले ही बता दिया था, लगभग 500 ईसा पूर्व बताया था उन्होंने। ठीक है। चलिए पृथ्वी के परिमंडल को देखते हैं, एक एक करके जो जो आएगा फैक्ट वहीं पे हम क्लियर करते जाएंगे। ओके। जैसा कि दिया है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन आपका संभव है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक जो है आपस में मिलते हैं। ठीक है। अब ये 3 घटक कौन से हैं हम आगे देखेंगे, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जो 3 महत्वपूर्ण घटक है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्टिव करेंगे, यानी कि प्रभावित करेंगे। ठीक है। अब देखिए उसी में 3 घटक जो है आपके, उसको बताया जा रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग जो है ना, जिस पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल। भूमंडल कहिए, स्थल मंडल कहिए, या आप उसको लिथोस्फेयर कहिए। ठीक है। स्थल मंडल एक ही बात है, भूमंडल, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। ठीक है। हम उसे जो है ठोस भाग है ना, उसे हम कहते हैं। गैस की जो परतें होती हैं, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें जो हैं पाई जाती हैं। ठीक है। तो वायुमंडल किससे पूछा जाए, वायुमंडल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो एक आवरण होता है ना, जो चारों तरफ से गैसों का आवरण बना हुआ है पृथ्वी के, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके। आगे दिया है कि अब इस एटमॉस्फेयर में आपको कौन कौन सी गैसें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे आया है गैस, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए वायुमंडल में हमारे कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन नंबर 1 पे पाई जाती है। कितने परसेंट? तो 78.08% पाई जाती है नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा यह गैस यही है, तो सबसे ज्यादा दबाव भी कौन सी गैस बनाएगी? नाइट्रोजन बनाएगी। दूसरे नंबर पे जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 21% पाया जाता है। वैसे एग्जैक्ट देखा जाए तो 20.95 आपका परसेंटेज। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आर्गन देखेंगे आप, एक अक्रिय गैस है, वो भी पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। अच्छा, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि कौन सा गैस जो है हमारी पृथ्वी पे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो कौन सी गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दे दिया जाता है, उसमें रेडॉन रहता है। अक्सर क्वेश्चन बनता है ऐसे, तो याद रखिएगा रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये गैस ना जानते हैं कब उत्सर्जित होता है? जब भूकंप आता है ना, तो रेडॉन की जो गैस है वो मतलब उत्सर्जित होती है, और उसी की मात्रा जब वृद्धि होती है ना, तो उसको भूकंप रिक्टर स्केल वगैरह आप लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा भूकंप के समय जो है रेडॉन गैस जो है उत्सर्जित होता है। ओके। चलिए अब ये देख लिए। अच्छा, पृथ्वी जैसे भूमंडल दिया था, तो इस पे भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भूमंडल पे, जैसे कि लिथोस्फीयर पे, कौन सी गैस जो है ज्यादा मतलब संख्या में मौजूद है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इस पे जब देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? ये ऑक्सीजन जो है आपका, ये भूमंडल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन जो है 46.60% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है ऑक्सीजन के बाद आपका सियाल। ठीक है। यानी कि सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है। सिलिकॉन कितना है? तो सिलिकॉन ध्यान रखिएगा आप लोग 27 का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, 72%। ठीक है। यानी कि 27.72% आपका सियार पाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो लगभग 8% पाया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए पृथ्वी पर कौन सी गैस जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 46.60%। ओके। चलिए आगे देखते हैं।
अब जो तीसरा घटक है आपका दिया है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि लगभग 71% हमारा भारत जो स्थल मंडल है वो जल से भरा हुआ है। ठीक है, तो भाग पर सबसे बड़े भाग पर पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहा जाता है। अब जो जल मंडल है ना, उसमें हम सभी जल के जितने भी फॉर्म्स है ना, उन सभी को जो है हम इसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे कि देखेंगे जल की अवस्थाएं बर्फ में हो या जल में हो या जलवाष्प में हो, वाटर वेपर भी हम काउंट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम इसमें जो है वाटर के सभी फॉर्म्स को इंक्लूड करते हैं जल मंडल में। ठीक है, तो वो चाहे कुछ भी हो, ग्राउंड भूमिगत जल हो, नदी में जल हो, तालाब में हो, या जो भी जल है वो सभी को हम इसमें काउंट करेंगे, उसे हम जल मंडल कहेंगे। तो नाम में ही छुपा है। यहाँ पे जैसे देखे थे भूमंडल, तो पृथ्वी का जो वो स्थलीय ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल लिखा है तो वायु यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे वायु को जो आवरण बनाए हुए है वायु का, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अच्छा, वायुमंडल कहाँ कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद पूछा था जल मंडल, तो जल में नाम ही है, तो जो जल का भाग होगा इस धरती पे, ये इस पृथ्वी पे, उसे हम जल मंडल कहेंगे। अब जल मंडल में हम जल की सभी अवस्थाओं को लेते हैं, जैसे बर्फ हो गया, वाटर वेपर हो गया आपका, ये सभी फॉर्म्स को लेते हैं। ठीक है, अब चलिए दिया है आपका जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, सभी जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जीव मंडल दिया है ना, ये क्या है, यहाँ पे जीवन जो है जीने के लिए सभी चीजें जो है मिलती हैं, उसी को हम सीमित क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे, ये हो गया आपका वायुमंडल। ठीक है, ये हो गया आपका स्थल मंडल, ये हो गया आपका जल मंडल। ठीक है, अब ये वाला जो तीन पार्ट जो तीनों से सम्मिलित होकर ये वाला जो पार्ट मिल रहा है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं जीव मंडल या जैव मंडल। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब हमने स्थल मंडल वायुमंडल कहा, ठीक है, तो वायु जल स्थल तीनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे लगता है लिख देना चाहिए, है ना। ये हो गया आपका वायुमंडल, ये हो गया आपको स्थल मंडल, ये हो गया आपको जल मंडल। इन तीनों भाग का जो सम्मिलित पार्ट है उसे हम कहते हैं जीव मंडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जीव मंडल भी आप समझ गए होंगे, एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शब्द दिया है, इसको भी हम देखते चलते हैं। जैसे कि दिया है, ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, लिथोस्फेयर भूमंडल को कहते हैं, स्थल मंडल को। उसके बाद एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ क्या होता है, तो जीवन। ठीक है, क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो आप देखिएगा, बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वो जो घटक तीन थे उसको भूमंडल हम देखेंगे। देखिए पृथ्वी को जो है ना, अमूमन देखेंगे आप, मुख्यतः जो है पृथ्वी के बाह्य सतह जो है आपका, उसको हम चार भागों में बांटते हैं। जो पृथ्वी की बाह्य सतह है ना, उसको हम चार भाग में बांटते हैं। तो पहला तो हो गया आपको स्थल मंडल, फिर जल मंडल, फिर वायुमंडल, और एक हो जाता है आपका जीव मंडल। ठीक है, मुख्यतः मतलब इन चार भागों में पृथ्वी के बाह्य सतह को बांटा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम भूमंडल को देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो आप सभी को पता है ना, पृथ्वी होता है, इसमें तीन भाग होते हैं, है ना, कोर, मेंटल, उसके बाद आपको क्रस्ट। तो ऊपर वाला जो ये भाग है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट पार्ट को। इसमें भी आप देखेंगे, अगर अगर जाएंगे तो जैसे कि सियाल, सीमा को आपका नीफ है, ये सब कोर में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी मिलेंगी, अभी इसमें नहीं दिया है तो नहीं देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है कि चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ह्यूमस वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, क्रस्ट पे पाए जाते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप आप किसे कहते हैं, तो हमारा जो पृथ्वी है, सतह जो है पृथ्वी का, उस पर एक स्थलीय जो बड़ा सा भूभाग है उसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप आगे देखेंगे 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब पूछेगा महासागर की डेफिनेशन क्या है आपके सामने, तो एक जल का बड़ा सा भाग या जलाशय, उसे हम महासागर कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप जब ग्लोब देखोगे ना तो उसमें देखना आप कि जितने भी महासागर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पहले किसके पार्ट थे, ये पहले पैंथलासा महासागर हुआ करता था, उसी के पार्ट है। अब महाद्वीप जब पैंजिया, एक बड़ा सा पैंजिया था ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, तो धीरे धीरे वो 7 भागों में बट गया। अब क्या होता है कि अब जो महासागर है उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे हमारे 5 महासागर जो भी हैं वो मिलेंगे। ठीक है, आगे दिया है चित्र 5.1 में, आप विश्व के मानचित्र को देखिए तो हम देखेंगे क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे किसी नहर से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब बहुत सारे कैनाल वगैरह सब बने हुए हैं, तो इससे संधि वगैरह हुई है, उससे जुड़ा हुआ है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई की समुद्र तल से मापा जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कि हम हमेशा क्यों समुद्र तल से ही क्यों मापते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि समुद्र तल से हम इसलिए मानते हैं ना कि समुद्र जल का तल जो होता है ना सभी जगह समान होता है। तो जब बराबर होगा तो वहां से मापने में जो है किसी भी चीज की ऊंचाई या गहराई आपको सबसे आसानी मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, समुद्र तल से मापते हैं स्थल की ऊंचाई। तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा। और जो स्थल की ऊंचाई जहां से हम तल से मानते हैं उस तल पे जो है हमारा मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो है मैप दिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ। अब इस मैप में देखिए पूरी दुनिया बसी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको मिलेंगे अभी देखने को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 7 महाद्वीप, मैंने कहा ना कि जो हमारा भू पृथ्वी है उस पे 7 मेन महाद्वीप जो है, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं। तो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे सबसे बड़ा आता है आपको एशिया, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे आपको आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। ठीक है, छठे नंबर पे आपका कौन आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये नंबर जो दिए गए हैं ना वो आपको याद रखने हैं। वैसे याद क्या करना है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो ना कि 1 2 फिर आपको 3 4 फिर आपको 5 6, ऐसे मतलब कैसे खेल खेलना है, अब 5 6 7। ठीक है, तो ये एरो देखो ऐसे बनते जा रहा है, ऐसे खेलते जाना है आपको। ऐसे आप चाहो तो खेल सकते हो, बना सकते हो। फिलहाल हम लोग देखेंगे कौन कौन से जो है आपके नंबर पे आते हैं। तो एक बार और मैं रीड कर देती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, है ना। देखिए पहले नंबर पे आपका सबसे बड़ा जो है एशिया है। एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से कर दूं। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा आपका, एशिया हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पे कौन हो जाएगा आपका, तो अंटार्कटिका हो जाएगा ये। ठीक है, छठे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका यूरोप हो जाएगा। 7वें नंबर पे कौन हो जाएगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर पे। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन से नंबर पे कौन से कॉन्टिनेंट जो है आते हैं। ओके, अब चलिए हम महासागर देख लेते हैं, क्योंकि स्थल के बाद हमने देखा था महासागर। तो हमारे महासागर जो है 5 है। कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक भी आपको देखा होगा, नेट पे भी मिल जाता है वैसे तो, कि ये पैसा, PAISA, पी से क्या हो जाएगा आपको, सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये लगभग 16.5 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद आपको देखेंगे अटलांटिक महासागर आ जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर आता है। तो याद रखिएगा थर्ड नंबर पे हिंद महासागर आता है, पहले नंबर पे प्रशांत महासागर आता है। ये 2 इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपका दक्षिणी महासागर जो है अपना कितने नंबर पे, 4th नंबर पे आएगा। ठीक है, और आपका लास्ट में आता है कौन सा आपका हो जाएगा, ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब चलिए हम मैप में देख लेते हैं कि कौन से नंबर पे कौन आ रहा है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, प्रशांत महासागर। ये सर्कुलर शेप लिए हुए, देखिए आप जब इन दोनों को मिलाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये सर्कुलर शेप लिए हुए है प्रशांत महासागर। वहीं पे दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, अटलांटिक महासागर। इसको देखिए कुछ ऐसा एस शेप में बना हुआ है, ये अटलांटिक महासागर लिखा हुआ है, ये है ना कुछ ऐसा शेप बनाता है एस शेप में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एस के शेप में कौन सा महासागर है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अंटार्कटिका और आर्कटिक में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आप लोगों को नाम याद रखना है
कि एस के शेप में कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आपको दिख तो रहा होगा ना कि एस में बना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या था, तो हिंद महासागर था, जो ये आपका एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ये थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद आपका क्या था, फोर्थ नंबर पे था दक्षिणी महासागर, और आपका फिफ्थ नंबर पे था आर्कटिक महासागर। कहीं कहीं आपको जो है 4 महासागर ही दिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना अंटार्कटिका महासागर, पहले इसको कोई बुक जो है इसको महासागर में ले लेती है, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ होता है ये हमेशा, और कोई जो है महाद्वीप के फॉर्म में लेता है। तो आप लोगों को अंटार्कटिका जो है महाद्वीप के फॉर्म में ही लेना है। ओके, चलिए अब देखिए कुछ फैक्ट है, हम उनको देखते हुए चलेंगे। ओके, चलिए जैसे सबसे पहले आता है एशिया, कुछ ऐसा आकार में है, सॉरी ये देखिए कुछ ऐसा आकार में है ये। ठीक है, डायग्राम बनाने में इजी होता है थोड़ा, अगर आप लोग ऐसे आकार दिमाग में बिठा लेते हैं। तो एशिया के बारे में हम पहले जानते हैं कि क्या क्या इसके जो है खास है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी इसके पास है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी के पास है। तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है, तो किस महाद्वीप में है आपका, एशिया में। एशिया में भी कौन से नेशन में है, तो चीन में है। ठीक है, उसके बाद इसका शिखर जो है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है ना, 8850। क्योंकि जो आपका हिमालय है वो एशिया में ही पड़ता है। हमारा भारत भी किसका भाग है, एशिया का पार्ट है। ठीक है, अगर प्लेट पूछा जाए तो देखिए ये प्लेट नहीं है, इंडो ऑस्ट्रिया प्लेट में हमारा भारत है। ठीक है, और वही ये भारत पूछा जाए ऐसे तो एशिया का भाग है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। और ऐसे पूछा जाए कि गोंडवाना का या आपका लॉरेंशिया का भाग है, तो गोंडवाना का भाग है। ठीक है, हमारा भारत, और कुछ खास नहीं है और हमें मिलेगा। ठीक है, लगभग जो देखिए हमारी जो अपनी स्थल मंडल है, आप सभी को पता है कि 71% लगभग जल मंडल है। ठीक है, और 29% लगभग जो है आपका स्थल मंडल है। उस 29% का भी 30% भाग किसके पास है, तो एशिया के पास है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी तो क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पे ये आ रहा है ना। चलिए अब इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे चलिए यहीं पे आया है तो देखते चलते हैं। जैसे कि देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, आप देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत मिल रहा है, रॉकी पर्वत। अपलेशियन पर्वत कहाँ मिलेगा, तो आपका यहीं पे मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला वाली पर्वत जो है एंडीज पर्वत है, जिसकी हाईएस्ट पीक जो है एकांगुआ है ना, एकांगुआ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला वाली पर्वत कौन सी है, तो वो आपकी एंडीज पर्वत, जो कहाँ एग्जिस्ट करती है, दक्षिण अमेरिका में करती है। ओके, अब देखेंगे यूरोप में कौन सी पर्वत है, तो आल्पस है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, आल्पस पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में, आपका यूरोप में है। एशिया को और यूरोप को कौन सी पर्वत जो है अलग करती है, तो देखिए यहाँ पे आराम से डिवाइड करके बताया गया है, यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत जो है आपका क्या करती है, एशिया को और यूरोप को जो है अलग करती है। ठीक है, तिब्बत का पठार कहाँ है, तो यहाँ पे है। ठीक है, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। उसके बाद आप देखेंगे एटलस पूछा जाए पर्वत कहाँ पे है, तो ये आपको अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका में ही है। दूसरी बात अब ये देखते हुए चलते हैं, जैसे कि भूमध्य सागर कहाँ है, तो यहाँ पे है ना। आर्कटिक महासागर ये सब हमने देख ही लिया, कुछ खास इसमें नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कि ड्रैकन बॉक्स दिया है ना, ये ड्रैकन बॉक्स पर्वत कहाँ देखने को आपको मिलेगा, तो अफ्रीका में मिलेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। जैसे हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज पाया जाता है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में। जैसे यहीं पे हम ये देखते चलते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब हमने देख लिया। अब ये भी देखते चलते हैं कि जैसे देखिए अपने स्थल मंडल देखा और अब महासागर देखा, तो याद रखिएगा कि स्थल मंडल पे सबसे ऊंची जो पीक पॉइंट है वो हिमालय है आपका 8850 मीटर, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो एवरेस्ट की चोटी है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वही सबसे विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है प्रशांत महासागर में वो पाया जाता है, जो कि है आपका मेरियाना गर्त, है ना। तो ये कितना आपको अंदर है, मेरियाना गर्त जो है आपका, यानी कि मेरियाना ट्रेंच, तो ये आपका अंदर है। आपका इसका जो हाइट है वो 11022 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व का अपने स्थल मंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो एवरेस्ट की चोटी, जिसकी हाइट है 8850 मीटर,
वही पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा मेरियाना गट, जो कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, और इसकी जो हाइट है वो 11,022 मीटर है। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए घुमा के कि जो हमारे स्थल मंडल की सबसे ऊंचे पार्ट है और जो सबसे गहरा पार्ट है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ध्यान रखिएगा ये इसको लगभग 9,000 मीटर मान लीजिएगा और इसको लगभग 11,000 मीटर मान लीजिएगा। 2,000 मीटर आपका जो है डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1,000 मीटर को किलोमीटर में बदल के भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप क्या देख सकते हैं इसमें और चीजें ये देख सकते हैं कि जैसे कि देखिए प्रशांत महासागर है, तो इसमें हमने देख लिया क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए प्रशांत महासागर में ना रिंग ऑफ फायर्स भी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, विश्व भूकंप की राजधानी कहते हैं। हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, प्रशांत महासागर के बारे में डिटेल्स देख रहे हैं। थोड़ी सी जो फैक्ट है, जैसे कि पूछा जाए विश्व भूकंप की राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये कौन हो जाएगा, भूकंप की राजधानी ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, है ना। याद रखिएगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मतलब अर्थक्वेक के मैटर में, द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागर तटीय पेटी। ओके, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, आपको प्रशांत महासागर ये तटीय पेटी में। ठीक है, महासागर के बारे में कुछ जो है आपके प्रशांत महासागर के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारी ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र जो है कहाँ मिलते हैं देखने को, तो प्रशांत महासागर में ही मिलेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है रिंग ऑफ फायर कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अटलांटिक महासागर में, क्योंकि इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब जैसे देखेंगे पहली क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाता है कि एस की शेप लिए हुए कौन सा महासागर है, तो ये आपको दिख रहा है ना, अटलांटिक महासागर जो है एस के आकार को लिए हुए है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊपर वाले जो जैसे 0 डिग्री है ना, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब पूछा जाता है कि सारगैसो सागर जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अटलांटिक में यहाँ पे आपको सारगैसो सागर देखने को मिलेगा। जो सारगैसो है ना, वो तुर्की भाषा में मतलब सारगैसम वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, तो सारगैसो लिख देती हूँ मैं यहाँ, सारगैसो सागर कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो उत्तरी अटलांटिक में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा वहां पे है ना सारगैसो नामक घास जो है बहुत सुंदर दिखता है, उसी के नाम पे ये सागर का जो है नाम पड़ा है। और ये एक ऐसा सागर है जो कहीं भी लैंड बाउंड्री नहीं लेता, यानी कि भूमि सीमा इसको नहीं मिलता है सारगैसो को। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक चीज और पूछा जाता है अटलांटिक महासागर से कि बरमूडा ट्रायंगल या शैतान का त्रिभुज देखने को कहाँ मिलेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा बरमूडा ट्रायंगल है ना आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बरमूडा ट्रायंगल देखने को कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल या शैतान का त्रिभुज कहाँ देखने को मिलेगा, किस सागर में, शैतानी त्रिभुज किस सागर में मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा सारगैसो सागर और दूसरी हो गई बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी तीसरा याद पॉइंट क्या था कि इसकी कोई सीमा भूमि नहीं है। ठीक है, अब तीसरा चौथा चीज इससे ये पूछा जाता है कि जैसे हम जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर भी है यहाँ पे, है ना, वहीं पे आप देखेंगे 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा भी है। ठीक है, यानी अक्षांश भी है, तो ये दोनों यहाँ पे कट करते हैं। और ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो याद करिएगा ये चीज, ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, तो अटलांटिक महासागर में कट करते हैं। अफ्रीका के जस्ट पश्चिम वाले भाग में गिनी की खाड़ी पड़ती है, वहीं पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आप लोग बताइएगा कि आपका बघेल खंड का पठार किस लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत में ऐसा क्या है, कौन कौन सी रेखा जो है आपको वहां पे कट करती है बघेलखंड की पहाड़ी पे, मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश में बघेलखंड की पठार पड़ती है ना, वहां पे कौन कौन सी रेखा जो है एक दूसरे को कट करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश जो है एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के जो है वहां पे ये अफ्रीका के जस्ट पश्चिम में पड़ता है, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं और क्या देखा जा सकता है इसमें। हाँ चलिए तीसरा आप देखते हैं हिंद महासागर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर जो है ना एक ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पे है। तो क्यों पड़ा है, तो भारत में हिंद महासागर में जो है भारत की स्थिति कुछ अलग है, उसकी वजह से जो है हिंद महासागर इसका नाम पड़ा। यानी कि एक ऐसा महासागर, चाहे एक ऐसा देश कहिए जिसके नाम पे महासागर का नाम है हिंद महासागर। किसके नाम पे, हमारे प्यारे भारत के नाम पे। ठीक है, तो ये चीजें हिंद महासागर के बारे में। अच्छा हाँ, ये भी पूछा जाता है कि जैसे हमने देखा कि मेरियाना ट्रेंच जो है आपका प्रशांत महासागर में पाया जा रहा है, मेरियाना ट्रेंच है ना, मेरियाना गर्त। वहीं पे पूछा जाए कि हिंद महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में सुंडा आपका गर्त पाया जाता है। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि रिको गर्त कहाँ पाया जाता है। चलिए मैं बता ही देती हूँ, अटलांटिक महासागर है ना, इसमें हम रिको गर्त देखने को हमें मिलता है। ठीक है, रिको गर्त। वहीं पे आपका अप्राप्त गर्त भी है, मोलाया गर्त भी है, ये सब दोनों का आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे पाया जाता है, अंटार्कटिका में, दक्षिणी महासागर में या आर्कटिक महासागर में। ठीक है, चलिए और क्या पूछा जा सकता है इसमें। हाँ एक चीज और पूछी जाती है, क्वेश्चन बनता है कि 90 ईस्ट रीज जो है कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी किसमें, 90 ईस्ट रीज आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ इसको, 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा हिंद महासागर में। ठीक है, सुंडा गर्त कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये भी हिंद महासागर में। एक्चुअली गर्त क्या होता है ना कि जैसे देखिए समुद्र जो होता है तो यहाँ पे ऐसे जैसे जहाँ से स्टार्ट होता है तो ये वाला पार्ट जैसे है ना ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जैसे कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मग्न तट, है ना, मग्न तट। फिर इसके बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो मग्न ढाल कहलाता है ना, मग्न ढाल। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं मग्न महासागरीय मैदान, है ना, महासागरीय मैदान कहा जाता है इसको। ठीक है, मैदान। और वहीं पे जो ये वाला पार्ट है ना आपको, ये वाला पार्ट इसे हम गर्त के नाम से जानते हैं। तो सबसे गहरा पार्ट हुआ ना, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, जिसकी हाइट है 11,022 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे हिंद महासागर में कौन सा था, तो सुंडा गर्त। ये चीज़ें सब है याद रखने वाली चीज़ें, क्वेश्चन बने हैं वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए कुछ महाद्वीपों के बारे में देख लेते हैं। तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्मों के आधार पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, तो अफ्रीका से मानी गई है। ठीक है, उसके बाद यूरोप को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो यूरोप हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाए आपसे कि माउंट एल्ब्रुस जो है किस सबसे ऊंची पॉइंट किसकी है, तो यूरोप की है। ठीक है, एशिया की हो गई आपकी तिब्बत की पठार, और हिमालय में आपका क्या हो गया, सागर माथा या कहिए या एवरेस्ट की चोटी कहिए, एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देख ही लिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखिएगा कि ग्रेट डिवाइड रेंज जो है ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या इसमें बताया जा सकता है। हाँ, अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मकर रेखा किससे गुजरती है, कर्क रेखा। जब ये ऊपर वाला जो है कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और राज्य कितने 8 राज्यों से गुजरती है। आपको ये भी देखना है कि महाद्वीप कौन कौन से गुजर रही है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा देखेंगे आप उत्तरी अमेरिका से गुजर रही है महाद्वीप से, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, वहीं पे एशिया महाद्वीप से भी कर्क रेखा गुजर रही है। आपको नेशंस भी याद रखने हैं कि किस नेशन से जो है कर्क रेखा गुजरती है, किस देश से। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम देखेंगे कर्क रेखा किससे गुजर रही थी, देख लिया हमने। अब देखेंगे विषुवत रेखा किससे किससे गुजर रही है, तो किस किस महाद्वीप से, तो ये दक्षिणी अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, और आपका ये इंडोनेशिया से गुजर रही है। ठीक है, तो इंडोनेशिया द्वीप में नहीं आता है, एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए महाद्वीप पूछे तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका हो गया। ठीक है, महासागर भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से महासागर से कौन सी कर्क रेखा गुजर रही है। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको प्रशांत महासागर। अब इसमें आगे और क्या देख सकते हैं, आगे मिलेगा प्रश्न तो उसमें हम देखते हुए चलेंगे। चलिए एक ये दिया हुआ तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है,
कौन कौन से पर्वत है हमने देख लिया ना, अपलेशियन पर्वत, डीज, अमेजोन नदी। अच्छा देखिए, अमेजोन नदी पूछा जाए कहाँ प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो आपका ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में। और ये कहाँ गिरती है जाके, तो ये गिरती है आपको अटलांटिक महासागर में, ठीक है। वहीं पे देखेंगे आपको नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये जो है भूमध्य सागर में गिरती है और निकलती किधर से, तो है विक्टोरिया झील से निकलती है ये, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये नील नदी। और क्या देखा जा सकता है, सहारा मरुस्थल, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि आपको उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में जो जो मिलेगा उसको हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि किस किस देश से गुजरती है। वैसे होगा तो मैं लास्ट में इसका इमेज डाल दूंगी कि कौन कौन से देश से जो है आपका गुजरती है आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर को देखते हैं आगे पढ़ के। अब यहाँ दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 नहीं 50 कर लीजिएगा इसको, है ना। ये वाला फैक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये फैक्ट देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, अच्छा हमने देख ही लिया कि समुद्र तल से क्यों माना जाता है, क्योंकि समुद्र तल पे जो हाइट होती है वो समतल होती है, ठीक है। समुद्र तल से 8848 नहीं 50 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है, तो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त जो है आपका विश्व का सबसे गहरा भाग है, ठीक है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर यानी 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? हाँ की है। चलिए आगे देखते हैं महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हम ये देखते हुए चलेंगे कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, रैंडमली पूछ दिया जाता है कि आपका जो है माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले कौन से व्यक्ति थे। तो ध्यान रखिएगा एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है। तो तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी का नाम याद रखना है। साथ में आप चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं कि इनके में भी ड है और ये न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो है हमारे भारत के हैं, ठीक है। और ये कब चढ़े थे, तो ये सन भी याद रखना है, जैसे चांद पे पूछा जाता है ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना 1969, वैसे ही पूछा जा सकता है कि जो ये लोग जो पहली बार एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े थे वो कौन थे, कब चढ़े थे, तो 29 मई 1953 को। जापान की जुंको ताइबा विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। बछेंद्री पाल क्या थी, भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को क्या किया था, एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। 1984 में ही क्या हुआ था, भोपाल में MIC यानी कि MIC साइनाइड से जो था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड से जो है जो घटना घटी थी 2 या 3 दिसंबर को 1984 में ही हुआ था। उसी समय ये 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो अपनी एवरेस्ट चोटी पर कदम रखी थी। अच्छा आप लोग बताइएगा संतोष यादव कौन है, ठीक है। अब चलिए हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। हमने देख ही लिया है ना कि कौन से नंबर पे कौन आता है, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब देखिए 5.1 में हमने देखा ही था। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये बात सही है कि देखेंगे आप ज्यादातर जो आपका नॉर्थ गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध है, तो ज्यादातर जो स्थलीय पार्ट है ना आपको इस वाले पार्ट में उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेंगे, और जल वाला पार्ट जो है ज्यादा इसमें मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है कि अगर पूछा जाए कि लगभग क्या है, तो ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे ना तो 60% आपका जो है पार्ट जो है जल से है, और स्थल मंडल देखेंगे तो 40% है लगभग, ठीक है, स्थल है। और वहीं पे आप दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे ना तो 80% भाग जो है आपका जल से है भरा हुआ, और वहीं पे 20% बचा आप, तो 20% भाग जो है आपका स्थल पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल पार्ट कम है
और उत्तरी गोलार्ध में स्थल पाट ज्यादा है, यानी कि लगभग दुगना है। ठीक है, और यहाँ पे जल पाट तो आप सभी को पता है कि पूरा हमारा पृथ्वी जो है वो लगभग 71% भाग जो है जल का है। ठीक है, अब अगर कभी पूछ दिया जाए कि पृथ्वी में जल और स्थल का जो रेशियो है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा 7:3 लगभग रेशियो रखा जाता है। ठीक है, कि 29% भाग जो है स्थल है पृथ्वी पर और जल का जो है भाग 71% है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यही कह रहा था तो हमने ये देख ही लिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने देखा ही था कि एशिया नंबर 1 पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार भी एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो जो 29% अपना पृथ्वी पर स्थल भाग है ना, उसका ये 1/3 भाग जो है कौन है, एशिया लिए हुए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो हमने देखा ही था, इसीलिए मैंने डायग्राम में ही दिखा दिया था कि एशिया से, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। तो हमने देखा ही था, ये वाला पार्ट एशिया था, यहाँ पे यूराल पर्वत था और यहाँ पे यूरोप था, है ना। तो ये क्या करता है कि ये एशिया के पश्चिमी पार्ट में है ना यूराल पर्वत, है ना, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो यूरोप से हमने देखा ही था अलग कर रहा था, तो हमने चित्र में देखा ही था। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को जो है हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो है छोटी मोटी हैं पर याद रखना होता है ये चीजें। अब चलिए हम यूरोप के बारे में देखते हैं। तो यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो ऊपर आर्कटिक जो था ना, यहाँ पे आर्कटिक, वो उस वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए या पता लगाइए। तो हमने अभी देख ही लिया है सब कुछ। आगे दिया है अफ्रीका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सॉरी, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमने देखा ही था, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे में यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका की बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र को देखने के लिए बोल रहा है, आप पाएंगे कि यही एक वैसा महाद्वीप है जिससे होकर, अब ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना, जिसे अंध महाद्वीप हम कहते हैं, उससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है आपकी गुजरती हैं। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। इस महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो हमने देखा ही, अटलांटिक महासागर इधर है, प्रशांत महासागर है, नीचे आपका दक्षिणी महासागर है ना। उसके बाद देखा, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो हमने देखा ही कि नील नदी जो है आपको विक्टोरिया से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज जरूर याद रख लेना है कि किस किस जो नेशंस हैं उससे ये रेखाएं गुजरती हैं। अब देखिए हम उत्तरी अमेरिका के बारे में देख रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा जल संधि कहते हैं। तो हमने देखा ही ना, ये वाला आपका कनाडा वाला पार्ट था और यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ से आपका दक्षिणी अमेरिका स्टार्ट होता है। यहाँ जो है ना पनामा नहर देखने को आपको मिल जाएगा, जिससे ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए ये दे ही दिया है यहीं पे, ओहो डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं बना। चलिए दिया है यहाँ पे, जैसे कि देखेंगे आप उत्तरी अमेरिका है ये, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है ना एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो पनामा जल संधि के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं। अब स्थल संधि किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं, सॉरी स्थल संधि है ये। स्थल संधि कहते हैं स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल संधि किसे कहेंगे, संधि का मतलब जोड़ना होता है और स्थल जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको स्थल संधि कहेंगे, और अगर वही जल को जोड़ा रहेगा तो उसको जल संधि कहेंगे। बात खत्म, है ना। जल संधि किसे कहते हैं, तो पानी का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि, 2 समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। पाक जल संधि सुना होगा आपने, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम।
ये किसके बारे में कहा जा रहा है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने देखा ही था, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो आप लोग देख के बताइएगा जरूर इसमें, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न जो है बहती है और गिरती कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, है ना। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, 7वें नंबर पे आता है ना, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने देखा ही था, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो पूछा जाए द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसीलिए हम इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, इसीलिए हम इसे सैन्य विहीन महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सेना जो है तैनात नहीं करता है, ठीक है। तो सैन्य विहीन महाद्वीप, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप तो अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद आप देखेंगे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी ने जो है अपने शोध केंद्र जो है लगा रखे हैं। जैसे कि देखेंगे आप, भारत का सबसे पहला कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री, है ना। दक्षिणी गंगोत्री था जो अब है बंद हो चुका है। दूसरा आप देखेंगे मैत्री शोध केंद्र हो जाएगा इसका, और तीसरा जो अभी है भारती आपका क्या हो जाएगा? शोध केंद्र है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए मैत्री और भारती क्या है या दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है, ठीक है। और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां मानव का निवास नहीं है? तो ध्यान रखना है, कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। और अगर मरुस्थल में पूछा जाए सबसे ज्यादा मरुस्थल में जनसंख्या कहाँ है, तो थार मरुस्थल, ठीक है। और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। अब चलिए हम जलमंडल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है जलमंडल, तो थोड़ा सा इसको डिटेल करते चलते हैं, ठीक है। चलिए जलमंडल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 97.5% लगभग क्या है? महासागर से भरा हुआ है। यानी कि जल का जो भाग है वो महासागरों से भरा हुआ है। कितना? 97.5%। लगभग जो बच जाता है 2.5% वो आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर भी है ना, ऐसा नहीं है कि सारा जो है आपका फ्रेश ही है, उसमें भी आप देखेंगे सबसे बड़ा पार्ट जैसे 2.5% है ना, इसमें भी आप डिवाइड करोगे तो 1.5% जो है आपका बर्फ में ढका हुआ है। दूसरे नंबर पे आपका भूमिगत जल हो जाता है आपका, है ना, ठीक है। उसके बाद जो बच जाते हैं वो नदियों और झीलों में पाए जाते हैं 2.5 में, ठीक है। अब उसके बाद पूछा जाए, जैसे कि ये देखेंगे महासागर, महासागरीय जल और अलवणीय जल का मतलब ये लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है महासागरीय जल क्या होते हैं? लवणीय जल होते हैं, ठीक है। लवणीय जल का मतलब यही हुआ कि NaCl वगैरह जो है उसमें घुले रहते हैं ना, NaCl जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह घुला रहेगा उसमें, ठीक है। तो 97.5% जो है आपका लवणीय जल पृथ्वी पे है। इसीलिए पानी इतना होते हुए भी हमारे जो पानी की समस्या है वो बढ़ती जा रही है ना। और 2% जो आप लगभग देख रहे हैं वो हमारा मीठा जल या फ्रेश वाटर है, ठीक है, जो कि किस किस फॉर्म में है? बर्फ, भूमिगत, नदी, तालाब, झील, ये सब है, ठीक है। उसमें भी पूछा जाए कि फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा पार्ट किस में है? तो बर्फ के रूप में है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है ना। और अलवणीय जल में NaCl घुला हुआ रहेगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आप देखेंगे जल को जो है ppm में मापा जाता है, यानी कि पार्टिकल पर मिलियन। पार्टिकल पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना। चलिए ये सब चीज़ें आप लोग देख लिए। अब क्या देखा जा सकता है इसमें? हम लोग आगे पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में, ठीक है। अब जलमंडल किसे कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे जल का भाग होगा उसको हम जलमंडल कहेंगे, जो बड़ा सा जलाशय वाला पार्ट होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 71% भाग जो है जल से तथा 29% भाग जो है स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, यानी कि जल के सभी फॉर्म्स को हम जल मंडल में काउंट करेंगे। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है, ठीक है।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग जो है उससे अधिक ही भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि आप उसको पी नहीं सकते। ठीक है, अब ये दिया है आपको, शायद बनाने के लिए दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को एक खाका तैयार करके दिया है ताकि आप लोग बच्चे मतलब 6 क्लास का है तो ये कैसे बनाया जाएगा ये बनाने को दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चित्र आप लोग बनाने का सीख जाइएगा। चलिए अब देखते हैं, ये जो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम महासागर देखते हैं। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, उसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ कभी पिघलता है, कभी जो है जमता है। ठीक है, तो गतिशील महाद्वीप किसके नाम से किसको जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। कौन कौन से? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका आकार के अनुसार भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पैसा एक शॉर्ट फॉर्म होता है। अब प्रशांत महासागर के बारे में हम देखेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ लगभग 16.5 करोड़ है ना इसका क्षेत्रफल है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त यानी मेरियाना ट्रेंच जो है आपका प्रशांत महासागर में ही उपस्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार आकार में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो इमेज में आप देखिएगा विश्व के मैप में कौन सा कंट्री जो है कहाँ एग्जिस्ट करता है, उससे आप ये चीजें जो है कर सकते हैं। तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। आगे दिया है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब होता है इंडेंटेड, है ना, इंडेंटेड। इसका मतलब ये हुआ दांत रूपी जो है स्वरूप होता है ना उसको। ठीक है, तो आगे दिया है पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये देख लिया हमने। अधिक दंतुरित है। ठीक है, यह अनियमित एवं दंतिरुत तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति कहाँ देखने को मिलती है? तो वो मिलती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और सबसे व्यस्तम महासागर भी कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर ही है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्तम महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम किसी देश के नाम पर है। अब देखिए आगे ये बताया है कि हिंद महासागर है ना, तो हम सबको पता है कि ये भारत के नाम पे है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी महासागर के बारे में हम देखते हैं। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुववृत्त में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आर्कटिक महासागर कहाँ है? तो हमने देखा ही था ना वहां पे आर्कटिक महासागर। ठीक है, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब जल संधि पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें सब देखेंगे, डुरांड जल संधि, बेरिंग जल संधि, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखेंगे। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो अभी बस आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट आता है वायुमंडल। तो वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे मैंने वायुमंडल जो है एक वीडियो डाली है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप, उसमें सभी फैक्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है,
अब चलिए हम देखते हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, जैसे ओजोन परत वायुमंडल में ही पाया जाता है ना, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। ठीक है, आगे दिया है वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। अब चलिए हम आगे देखेंगे कि मंडल के बारे में मैं कुछ डिटेल बता दूंगी, वो भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। तो हमने देखा ही 71% जो है नाइट्रोजन लगभग, और आपका 21% लगभग ऑक्सीजन पाया जाता है ना। 78.08% एग्जैक्ट है, और ये 20.95 एग्जैक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद दिया है कि जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन तो सबको पता है कि हाँ ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी हमारी गर्म रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते हमारी पृथ्वी जो है गर्म रहती है। ये भी आपको टर्म याद रखना है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन सभी जो है गैस पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। अच्छा, आप सभी को पता है कि जब हम 165 मीटर है ना ऊपर ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर में गिरावट आती है, माइनस हो जाता है। वहीं पे हम जब स्थल मंडल में पृथ्वी में चलेंगे तो पृथ्वी में जितने नीचे, आप सभी को पता है ना, कोर वाला भाग क्या होता है, लिक्विड पार्ट में होता है। ठीक है, तो जितना हम नीचे जाएंगे पृथ्वी में, जैसे कि 32 मीटर है ना नीचे जाएंगे आप, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयां होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ऑक्सीजन जो है ना लगभग 64 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो पवन किसे कहते हैं, गतिशील होता है उसी को हम पवन कहते हैं, नहीं तो वायु होता है वो। और ये दिया है कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जो है बहता है वायु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार मैंने पढ़ा दिया है वैसे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा देखते चलते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया आपका स्थल मंडल, ये हो गया वायुमंडल, ये हो गया आपको जल मंडल। तीनों जहां मिलेंगे उसको हम कहेंगे जीव मंडल या जैव मंडल। ठीक है, चलिए अब जीव मंडल को हम देखते हैं। तो जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः किस भागों में बांटा गया है, तो जंतु जगत एवं पादप जगत। ठीक है, पेड़ पौधे, पादप जगत,
पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा गया जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है। तभी तो कहा जाता है ना कि स्लाइड एरोजोन जो है, एरोजन रोकने के लिए, यानी कि मिट्टी का गली कटाव या सीट कटाव, इस सब को रोकने के लिए हमें पेड़ को जो है लगाना चाहिए। ठीक है, बाढ़ वगैरह से जो क्षति होती है वो अगर पेड़ ज़्यादा रहेंगे तो क्षति कम होगी। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो क्या करते हैं, एयर को जो है पॉल्यूटेड करते हैं, यानी कि आपका वायु प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग का आवश्यक है। ठीक है, आप सभी को पता है अगर जो है ग्लोबल वार्मिंग होगा तो अंटार्कटिका महाद्वीप ही मान लीजिए ना पिघल जाता है तो आपका क्या होगा, पूरा बाढ़ से भर जाएगा, है ना। और अच्छे अच्छे देखेंगे शहर जो है ना अभी सभी जो है समुद्रों के किनारे ही बसे हैं। ठीक है, इसीलिए सब डरे रहते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेकिन हम कुछ अभी छूट गया है इसमें, ये देखते हुए चलेंगे। जैसे कि आप वायुमंडल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो आपने देख लिया कि कितने परसेंट कौन पाए जाते हैं। दूसरा ये देखिए, जैसे क्षोभ मंडल है ना ये वाला, तो क्षोभ मंडल की जो ध्रुवीय ऊंचाई है वो कम पाई जाती है, 8 किलोमीटर होती है ये। और वहीं पे देखेंगे आपका विषुवतीय ऊंचाई इसकी कितनी हो जाती है, तो आपकी 18 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ये से याद रखिएगा कि 8 किलोमीटर। तो कौन सी ऐसी मंडल है जिसकी ध्रुवीय ऊंचाई कम है और विषुवतीय ऊंचाई ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी क्षोभ मंडल। छम छम बारिश होता है, तो बारिश जैसी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो क्षोभ मंडल है। और ये सबसे निचली परत है तो सबसे ज़्यादा ये हमें प्रभावित भी करती होगी मनुष्य जगत को, है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि जब हम क्षोभ मंडल में, जैसे कि ये क्या होता है, CO2 का संकेंद्रण कहाँ पाया जाएगा, भारी गैसों का संकेंद्रण नीचे वाले पे पाया जाएगा। तो ये क्या होता है, जैसे CO2 वगैरह है तो गर्म गैसेस होती हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, गर्मी के दिन में इसकी ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की बढ़ जाती है। वहीं जाड़े पे जाड़े के दिन में देखेंगे शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है घट जाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन जो है बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और हाइट आपको तो जरूर याद रखना है 8-18। उसके बाद 18 से जो है समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है। अब समताप मंडल में 50 तक जाएंगे हम, लेकिन इसकी जो खासियत क्या है, तो समताप मंडल की खासियत ये है कि यहाँ पे वायुमंडल जो होता है ना, जैसे कि आप देखेंगे बारिश वगैरह, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे घटित नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये जेट यान उड़ाने के लिए जो है समताप मंडल क्या होता है, आदर्श माना जाता है। O3 जो लेयर है आपका, ओजोन गैस का लेयर 15 से लगभग 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो समताप मंडल में मिलेगा। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, अभी जस्ट मनाए हैं अभी। ठीक है, अब समताप मंडल में O3 होता है। O3 क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। ठीक है, अब चलिए मध्य मंडल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो मध्य मंडल जो है ना, देखिए वायुमंडल से और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन हल्का फुल्का जानकारी हम आपको देते चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मध्य मंडल है तो ये जाना जाता है निम्नतम ताप के लिए। सबसे निम्नतम ताप कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मध्य मंडल में। लगभग -100 डिग्री तक भी इसकी तापमान चली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य मंडल किसके लिए जाना जाएगा, तो ये निम्न तापमान के लिए। आयन मंडल किसके लिए फेमस है, तो ये रेडियो तरंगे जो जाती हैं ना उसके लिए ये फेमस है। ये क्या करती हैं, वहां से रिटर्न करती हैं। ठीक है, तो आयन मंडल उसके लिए फेमस है। और बाहिर मंडल किसके लिए फेमस है, तो सैटेलाइट्स वगैरह जो है 36,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स में जो है लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए फेमस है बहिर्मंडल। ठीक है,
तो कुछ फैक्ट्स थे जो वायुमंडल के बारे में थे, वो याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये पूछा जाए उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, तो मध्य मंडल में होती है। एक्चुअली क्या है ना, जब वायुमंडल से ये मध्य मंडल में प्रवेश करती है तो इसमें वायु में घर्षण होता है, तो वो क्या होता है, टूटता हुआ तारा जिसे आप कहते हैं, वो क्षुद्र ग्रह हो, क्षुद्र जो होते हैं ना एस्ट्रॉयड, वो सब गिरते हैं, मतलब उल्का होते हैं, वो गिरते हैं जो सूर्य के सारे वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो अचानक क्या होता है कि पथ से थोड़ा सा डिसमिस होते हैं और वो धरती की तरफ मुड़ जाते हैं। और जब मुड़ते हैं तो वो जब आते हैं पृथ्वी में तो कुछ तो उधर ही गायब हो जाते हैं जल वल के, लेकिन कुछ जो है आते भी हैं। जैसे क्रेटर झील वगैरह का जो है, आप लोनार झील महाराष्ट्र का देखेंगे आप, तो वो चीज़ें क्या है जो कहाँ पे घर्षण करते हैं, ये मध्य मंडल में। तो उल्का पिंड संबंधी घटनाएं कहाँ को देखने को मिलेगी आपको, मध्य मंडल में। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। चलिए, ये देख ही लिया हमने। अब आगे देखिए, इतना ही इसमें आपको क्या कहते हैं उसको, नॉलेज दिया था, तो इतना ही तक हम रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो अपने लेवल पे इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।